हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर पार्ट 8 देखेंगे। यहाँ पर आज हम राष्ट्रपति करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति के बाद हम करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे इनकी पोस्ट होती है, क्या क्या वेतन भत्ते ये सब होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद हम रिवीजन करेंगे एडवोकेट जनरल का। ठीक है, इसके बाद आपको रिवीजन करेंगे कैग का, तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये सब हम आज पूरा रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हर बार आपके पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है। 2023 पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलते हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप रिवीजन के पर्पज से ही लीजिए, और इस पीडीएफ को अगर कम मतलब ये घटना चक्र का ही पीडीएफ है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना दिया जाता है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अगर इसको लेना होगा नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री आप कास्ट में ले सकते हैं। तो चलते हैं, हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या इनका पोस्ट होता है, कैसे कैसे होता है, एकदम डिटेल में देते हैं। इससे आप इसके बाद करने के बाद आप जरूर जाइएगा, घटना चक्र करिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा प्लीज सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं, अब हम देखते हैं आगे। पहले तो आप ये देखिए, जैसे आप हमेशा वर्ड सुनते होंगे कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है। ये देखिए, जैसे विधायिका हुआ, कार्यपालिका हुआ, तो ये सब वर्ड आपको हमेशा सुनते होंगे। न्यायपालिका के बारे में पता होगा कि ये सब होता क्या है। देखिए, जो विधायिका होती है उसमें जितने भी राज्यसभा की मेंबर होते हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे मंत्री ना हो, टोटल देखा जाता है वो आते हैं, और लोकसभा के जितने मेंबर होते हैं वो आते हैं। तो विधायिका में साधारण तौर पे कह सकते हैं पूरा एक होल आता है। होल मतलब सब कुछ आ जाता है विधायिका में। और कार्यपालिका में क्या क्या आता है? कार्यपालिका में आपके राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, और प्रधानमंत्री के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, मतलब जो कानून बनाते हैं, ये सब आते हैं। तो याद रखेंगे, जो विधायिका की अगर बात करता है तो यहाँ पर सब कुछ ले लेंगे, और कार्यपालिका की बात करेगा तो यहाँ पर गिने चुने लोग होंगे, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ये सब कार्यपालिका में आते हैं। न्यायपालिका तो आपको पता होगा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, ये न्यायपालिका। तो आज के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि विधायिका कौन है, कार्यपालिका कौन है, न्यायपालिका कौन है। ठीक है, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यही होता है। चलते हैं, हाँ, अब हम देख लेते हैं। इसी अब कार्यपालिका में हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है लोग, और यहाँ पर जाके 7 लेक्चर हमने खत्म कर दिया है, जाके वहां पर देख लीजिए, सब कुछ अच्छे से रिवीजन करवाया हुआ गया है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है 63 के अकॉर्डिंग करता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होंगे। जैसे इस बार अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? माननीय जगदीप धनखड़ जी। तो ये याद रखेंगे। दूसरा क्या हो रहा है, देखिए, अगर इनके इलेक्शन के बारे में बात किया जाए कि इनका इलेक्शन कैसे होता है, तो इनका देखिए, यही कई बार पूछा जाता है आपके बार पेपर में, कई बार ये पूछा गया है कि इनके इलेक्शन में, क्योंकि राष्ट्रपति से थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनका इलेक्शन। कैसे? ज़्यादा नहीं, एकदम सेम वैसे होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है बस। मतलब ये कह सकते हैं कि बारात वाले यहाँ पे कम आते हैं और राष्ट्रपति में बारात वाले ज़्यादा आते हैं। अगर शादी से हम कंपेयर करें, क्या कैसे कम होते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे। जैसे निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के, चाहे निर्वाचित सदस्य हो या मनोनीत सदस्य हो, चाहे आपके कोई एक सांसद हो, चाहे सांसद मान लीजिए, मैं मान रहा हूँ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, या कोई अन्य सांसद ले लीजिए, तो वो चाहे जो सांसद हो, तो वो निर्वाचित जो है, तो ये याद रखिएगा। और मनोनीत, मनोनीत में हम अगर एग्जाम्पल एक देते हैं, अभी देखिए निर्वाचित कौन हुई है, सुधा मूर्ति जी। ठीक है, या और कोई जैसे सचिन तेंदुलकर हुए थे, वो मनोनीत हुए थे। रेखा, जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, वो निर्वाचित हुई थी। तो वो सब दोनों, इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है, इसमें चाहे जो जीत के आए, जैसे हम जो सब जो वोट देते हैं वो भी इनके चुनाव में भाग लेते हैं, और जो मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति 12 जो मेंबर को मनोनीत करता है,
वो भी इसमें भाग लेते हैं। तो चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, सब लोग यहाँ पर भाग लेते हैं राष्ट्रपति के, ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में याद रखिएगा, मनोनीत वाले भाग नहीं लेते, वहां पर सिर्फ निर्वाचन वाले ही आते हैं, ये याद रखिएगा। अब देखिए, जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता था तो वहां पर जो विधानसभा के थे, विधान परिषद नहीं, विधानसभा के थे, वो भी आते थे भाग लेने यहाँ पर, ये राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति के, भारत के जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधानसभाओं और विधान परिषद तो वहां भी नहीं आते थे, राष्ट्रपति में भी नहीं आते थे, तो यहाँ भी नहीं आते। तो विधानसभाओं या विधान परिषदों के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। मतलब यहाँ पर क्या है कि योगी जी नहीं जाएंगे उपराष्ट्रपति पद के रूप में चुनाव, मतलब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा तो योगी जी नहीं जाएंगे, वो उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे, ऐसे ही याद कर लीजिए। तो आप क्या, तो ये क्या क्या ये आपसे पूछेगा, वहां पर यही दे देगा कि यहाँ पर विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो भी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। पूरी तरह से गलत काट दीजिएगा, कह दीजिएगा नहीं ये राष्ट्रपति में भाग लेते हैं, यहाँ पर नहीं। और दूसरा ये क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर निर्वाचित सदस्य सिर्फ भाग लेते हैं, नहीं, यहाँ पर मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, रेखा, बहुत से ऐसे जो मनोनीत होते थे वो भी यहाँ पर भाग लेते हैं, ये याद रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय, जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता था वैसे इनका भी इलेक्शन होता है, और गुप्त मतदान के तहत होता है। तो ये याद रखिएगा, एकल संक्रमणीय और गुप्त मतदान के तहत होता है। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, एकल का मतलब क्या होता है। जब एकल संक्रमणीय कहता है तो एकल संक्रमणीय मतलब एक सांसद, जैसे आपके जिले का जो एक सांसद है एक ही वोट डाल सकता है, ये नहीं कि उसका कई वोट होगा, एक ही वोट होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए इसकी अर्हताएं क्या होती है, जैसे हम राष्ट्रपति में पढ़े हैं क्या कि वो 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, मतलब कम से कम एज होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। जैसे आप सब क्या फॉर्म डालते हैं तो 21 वर्ष होना चाहिए आपकी, ऐसे जो राष्ट्रपति होता है 35 वर्ष होता है, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के योग्य, क्योंकि वो राज्यसभा का जो वो मेंबर, वो मतलब वो होता है आपका, राज्यसभा होता है, वहां पर जो मेन चेयर होती है वहां पर कौन बैठता है, उपराष्ट्रपति बैठता है, यही चेयर करता है। तो इसको भी उस सभा का मेंबर तो नहीं रहता है, लेकिन उसकी योग्यता रहनी चाहिए। तो ये दोनों कंफ्यूज न होइएगा कि वो तो मेंबर नहीं होता राज्यसभा का, राष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, लेकिन उसकी तरह योग्यता होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। भारत का नागरिक होना ही चाहिए, तो पता ही है। वेतन क्या होता है, 4 लाख रुपए होना चाहिए, प्रतिमाह होना चाहिए। राज्यसभा के सभापति के रूप में इसका वेतन दिया जाता है, याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं दिया जाता इसका वेतन, इसका वेतन राज्यसभा के राष्ट्रपति के रूप में दिया जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक यह उपराष्ट्रपति होता है। अब देखिए यहाँ पर 2022 में बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के 16वें उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे, तो 798 सदस्य थे, ये याद रखेंगे, कितना, 798। अभी भी यही डाटा है, 798 ही थे अभी, क्योंकि वही राष्ट्रपति चल रहे हैं, उपराष्ट्रपति चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति पद की पदरिक्तियां कैसे होती है, जैसे उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तब पद खाली हो जाता है। दूसरा क्या होता है, 5 वर्षीय पदावधि समाप्त होने पर, 5 साल समाप्त हो जाता तब भी हो जाता है। और अगर स्वेच्छा से कहें कि हमारी तबीयत अब खराब होने लगी है, अब मैं राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं कर पाऊंगा, तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। पद ग्रहण करने के अयोग्य हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित किया जाए, मान लीजिए कोई उपराष्ट्रपति है, अवैध हो चुका, मतलब वो सभी जो क्राइटेरिया है नहीं फुलफिल कर रहा है, तो क्या होगा, वो अवैध घोषित, निर्वाचन आयोग अवैध घोषित कर, या निर्वाचन ही मतलब जो इलेक्शन हुआ है वो भी अवैध हो, तो वैसे भी खाली हो सकता है, तो यही पद रिक्त हो सकता है इतने तरीकों से। अब देखिए राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से हटाया जा सकता है। देखिए लोकसभा की सहमति प्राप्त कर लें, ये तो है, देखिए
राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाए। देखिए, हमेशा जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो एक बात याद रखिएगा, इसमें आपको क्या याद रखना है। देखिए, जब आपको ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो प्रस्ताव है हटाने वाला, वो सिर्फ कहाँ पे आता है, राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। पहले राज्यसभा में, ये नहीं पहले आप लोकसभा में जाके लाइए प्रस्ताव उनको हटाने का, पहले राज्यसभा में ही आना चाहिए। तो देखिए, प्रस्ताव केवल राज्यसभा में 14 दिन पहले सूचना देना होगा। ये नहीं कि आप आए राष्ट्रपति कह दीजिए आज आपका टर्म खत्म, आज आपको प्रस्ताव दे रहा है, ऐसा नहीं। 14 दिन तक आप सोचने समझने का मौका देंगे क्या गलती उन्होंने किया है। तो प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है और 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, मतलब बहुमत होना चाहिए, और लोकसभा की सहमति प्राप्त कर ले, बस इतना होता है बस। तो राज्यसभा की इसमें पावर होती है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है अमेरिका के उपराष्ट्रपति, जैसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति होते हैं वैसे भारत के राष्ट्रपति का पद बनाया गया है। उपराष्ट्रपति को जिस पद पर के लिए वेतन नहीं मिलता वह है, तो वह उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलता। अभी हमने यहाँ पे क्या कहा है, उसको जो 4 लाख रुपए प्रति माह मिलता है, वो ये नहीं कि वो भारत का राष्ट्रपति है उसको 4 लाख रुपए, नहीं, उसके लिए वेतन नहीं मिलता। उसको राज्यसभा का सभापति होता है, इसके लिए वेतन मिलता है। याद रखिए, किसके लिए वेतन मिलता है, वो राज्यसभा का सभापति होता है, इसके लिए उसको वेतन मिलता है, ये याद रखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या करा है। वरीयता अनुक्रम में उपराष्ट्रपति का पद कब आता है, तो राष्ट्रपति, देखिए दूसरे नंबर का पोस्ट होता है ये। पहले नंबर पे राष्ट्रपति का पोस्ट होता है और दूसरे नंबर पे कौन सा पोस्ट होता है, उपराष्ट्रपति का पोस्ट होता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त के दौरान उसके कृत्यों का निर्वहन का अधिकार दिया गया है उपराष्ट्रपति को। जैसे राष्ट्रपति नहीं है या कहीं चले गए हैं या उनकी तबीयत खराब है, तो ये कौन सब करेगा, उपराष्ट्रपति ही करेगा। तो ये याद रखिएगा, कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है, कौन सी ऐसी पोस्ट होती है जो उस सदन का सदस्य तो नहीं है लेकिन उसका पूरी मतलब उसका मेंबर ना होते हुए भी उसको चेयर करता है, मतलब चेयरपर्सन होता है उसका, तो वो उपराष्ट्रपति है। राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है लेकिन उसको चेयर करता है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल देखते हैं। भारत के कितने उपराष्ट्रपति, तो पूरा याद मत करिएगा, आगे के दो तीन याद कर लीजिए और पीछे के 1-2 याद कर लिए, बस, इससे ज्यादा मत याद कीजिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे। 52 से 62 के बीच में 10 साल इनका कार्यकाल चल रहा था। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब थे, 1962 से 67 के बीच में। तो जाकिर हुसैन कब थे, 62 से 67, अभी यहाँ भी सही चल रहा है। बीबी गिरीश 67 से 69 के बीच में, यहाँ सिर्फ 2 साल का क्राइटेरिया है। और जो राष्ट्रपति में, जिससे आपको बहुत कंफ्यूजन होता होगा कि बीच बीच में टूट जा रहा था सीक्वेंस, लेकिन इसमें टूटेगा नहीं। अभी देख लीजिए, पूरा सीक्वेंस वैसे ही बना है। जैसे गोपाल स्वरूप पाठक हो गया, 69 से 5 74 जाएगा। बीडी जत्ती हो गया, 74 से 79 जाएगा, 5 साल ये हो गया। एम हिदायुल्लाह, ये न्यायमूर्ति के रूप में भी काम किए थे, ये 1979 से 84 ये हो गया। ये देखिए, आर वेंकट रमण 1984 से 1987, देखिए 5 साल ये हो गया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये कब से, 87 से 92। के आर नारायण 92 से 97। डॉक्टर के कृष्णकांत 97 से 2000। भैरव सिंह शेखावत 2000 से 2007 तक। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 17 तक। एम वेंकैया नायडू 2017 से 2022 तक। जगदीप धनखड़ 2022 से अब तक। ये याद रखेंगे, सीक्वेंस यही होगा। ठीक है, सिर्फ खाली आपको यहाँ पर तो पहले दूसरे तीसरे याद कर लीजिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, 3 लोग का नाम याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं भारत के महान्यायवादी। अब देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा बताइए, ये महान्यायवादी पद क्यों सृजित किया गया। अब देखिए, इसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए, महान्यायवादी जो होता है
भारत सरकार का एक प्रथम विधि सलाहकार होता है। विधि सलाहकार क्या होता है? मतलब कानून के बारे में अगर कोई राय मशुरा करना है मोदी जी को तो क्या करेगा? ऐसे है नहीं कि किसी हाई कोर्ट, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को पकड़ लिया, वकील को पकड़ लिया और राय मशुरा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर चीजें सीक्रेट होती है। इसीलिए हर गवर्नमेंट, मतलब मतलब जब संविधान बन रहा था तो इस पोस्ट को भी रखा गया था। क्यों? क्योंकि भारत सरकार को बहुत से ऐसे कानून हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी एक कानूनवेत्ता की, उससे परामर्श लेने की। चाहे 370 हो, चाहे ये तीन तलाक बिल हो, ये तीन तलाक बिल हो, CAA, NRC, कोई भी हो, उसके लिए क्या क्या ये नहीं है कि जो मंत्री हैं ये सब सोच, क्योंकि आप जानते होंगे मंत्री कितने पढ़े लिखे होते हैं। अब तो जमाना बदल गया, अब तो पढ़े लिखे मंत्री आ रहे हैं, पहले उतना नहीं होते थे पढ़े लिखे मंत्री। उसके लिए क्या होता था, इन्हीं सबको नियुक्त किया जाता था। तो याद रखिएगा, जो भारत का महान्यायवादी है इसका काम क्या है? आर्टिकल 76 के तहत भारत सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है। कोई भी कानून मशवरा लेना होगा इन्हीं से लिया जाएगा। अब देखिए ये क्या होता है, यही पूछा जाता है, ये किसके प्रसाद पर्यंत अपना कार्य करते हैं? तो ये किसके प्रसाद पर्यंत? ये हमेशा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति चाहेगा इनको हटा देगा, जब राष्ट्रपति चाहेगा रख लेगा। मतलब प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति के भरोसे इनका काम चलता है। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति के भरोसे चलना मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट है वही चलाती है। दूसरा क्या है? पारिश्रमिक। पारिश्रमिक में क्या कह रहा है? जिसका जो राशि है संविधान में तय नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित है। तो ये यूपी पीछे 2020 का क्वेश्चन होगा कि इनका पारिश्रमिक कितना होगा, मतलब इनको वेतन भत्ते कितना मिलेंगे। तो ये संविधान में तय नहीं किया गया है। अब देखिए क्यों नहीं तय किया गया है? क्योंकि जो ये भारत का महान्यायवादी है, ऐसा नहीं है भारत का ही ये जो मुकदमा होगा ये सुन लेगा। जब ये अपने पद पर रहते हुए किसी प्राइवेट संस्था का भी मुकदमा ये सुन सकता है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसीलिए इसका पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है। तो मतलब और इसकी राशि संविधान में तय नहीं है, राष्ट्रपति जितना चाहेगा वो उतना दिया जाएगा इसको। संबंधित अनुच्छेद कौन सा होता है? 76 होता है, अटॉर्नी जनरल। देखिए हिंदी वाला चाहे याद करिए चाहे मत याद करिए, लेकिन इंग्लिश वाला जरूर याद करिएगा। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि आपके पेपर में आया हुआ है कि अटॉर्नी जनरल, वो हिंदी वाला ये महान्यायवादी नहीं दिया है, वहाँ अटॉर्नी जनरल दिया है। तो याद रखिएगा, इंग्लिश वाला जरूर याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल। इसका कौन सा आर्टिकल है? 76 है। प्रथम कौन थे? MC शीतलवाड़ थे प्रथम अटॉर्नी जनरल। अब देखते हैं यहाँ पर योग्यता क्या होती है। अब देखिए जब इससे क्या लेना है, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से क्या लेना है? इनसे क्या करना है? भारत को परामर्श लेना है। क्या? भारत को कानून के संबंध में परामर्श लेना है। जब भारत को परामर्श लेना है तो इनकी भी योग्यता भी अच्छे वाला होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे किसी भी वकील को लाके दे बता दिए, इन्हीं से परामर्श ले लिए, क्योंकि पूरे देश का सवाल होता है ना। कोई कानून लगेगा, बनेगा, हटेगा, उस पर पूरी जनता इफेक्ट होगी। इसीलिए इनकी योग्यता क्या है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो योग्यता रखते हैं, मतलब यहाँ पर वही इनकी भी योग्यता है। तो याद रखिएगा, ये याद रख। अब देखिए दूसरा क्या रहा, नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। 2018 में क्वेश्चन आया है। बस अब यहाँ विशेषाधिकार क्या होता है? संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में ये भाग ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, दोनों सदनों की कार्यवाही चल रही है वहां पर ये उपस्थित हो सकते हैं। मत देने का सिर्फ अधिकार नहीं होगा इनको, याद रखिएगा, मत नहीं दे सकते हैं। क्यों? अच्छा ऐसे ही सोच लीजिएगा, जानते हैं जब आपको पूछे कि वहां पर मत दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तो वहां पर दिमाग ऐसे लगाइएगा, जब कानून, तो क्योंकि लास्ट में मोदी जी ने इन्हीं को तो बताया है कानून बना दीजिए इस टाइप का कि 370 कैसे हटाना है, तो ये
ये जब खुद ही बनाए हैं तो अपना खुद ही थोड़ी दे देंगे कि हम ही बनाए, वो तो ये तो गलत हुआ ना, खुद ही बनाए खुद ही कह देंगे हाँ ये सही है। इसीलिए कह देंगे, याद रख लीजिएगा, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, इनको संसद में मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वहां बैठ सकते हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे कि वहां बैठ सकते हैं? ऐसे सोचिएगा कि जब ये बना के गए हैं, मोदी जी ने कहा ऐसा बना दीजिए, तो ये भी देखना चाहते हैं कि जो नेता बैठे हैं वहां पे कुर्ता पहन के, वो हमारे कानून जो मैंने बनाया है, जो हमने एडवाइस दिया है बनाने में, क्योंकि बनाते तो कार्यपालिका अपना बनाएगी ये सब, लेकिन एडवाइस तो इन्हीं देते हैं। मेन पर्दे के पीछे यही सब होते हैं, ये नहीं कि कोई नेता कितना पढ़ा लिखा होता है, आपको पता ही होगा कितना पढ़ा लिखा नेता होता है, यही सब कानून बनवाते हैं। तो इसको ऐसे ही याद करिएगा कि वो देखना चाहता है कि जो हमने अपना दिमाग यहाँ लगाया है, पूरा खर्चा किया है, इतना पढ़ाई किए हैं, कि ये हमारे कानून के बारे में क्या सोचते हैं। तो ऐसे ही याद कर लीजिएगा, वो वहाँ पर बैठ के सुन सकता है नेताओं की बातें। ठीक है, कौन? महान्यायवादी। और इनको मत देने का लेकिन अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ये खुद ही बनाए खुद ही कैसे मत देंगे, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संसद से संबंधित संसद को संबोधित करने का अधिकार है। हाँ, इनको अधिकार है, पता चले ऐसे, इसको इनको भी ऐसे याद करिए कि कोई चीज़ गलत हो गया तो उन्हें बताएंगे, तो कोई नेता कहेगा अच्छा चलिए ये बताइए, ये वहाँ पर खड़े होके वो बताइए कैसे ये हुआ, तो ये इनको संसद में संबोधित करने का ये अधिकार है। अच्छा, जब संबोधित करेंगे तो किसी अपने फील्ड से ही रिलेटेड बातें करेंगे, ये नहीं कि दूसरी फील्ड से थोड़ी दूसरा चीज बात करेंगे, अपनी फील्ड से ही रिलेटेड बात करेंगे। इसीलिए इनको संबोधित संबोधित करने का अधिकार है। तो अगर अगर मैं पूछूं भारत का जो महान्यायवादी है उसके क्या क्या पावर हैं, तो आप कह दीजिएगा कि वहां पे जाके बैठ सकता, सबकी बातें सुन सकता है। दूसरा क्या है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता, लेकिन क्या कर सकता है, संबोधित सबको कर सकता है कि हमने जो कानून बनवाया है ऐसे ऐसे है, देखिए। अब देखिए, लोकसभा के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। तो जैसे जैसे लोकसभा में कोई समिति बन रही है, उसके किसी भी समिति का ये सदस्य हो सकता है, क्योंकि पढ़ा लिखा है तो समिति तो सदस्य होगा ही। तो इतना ये याद रखिएगा। अब देखिए, इसके बारे में महान्यायवादी के बारे में लिखा गया है। प्रधान, ये क्वेश्चन आया था दो आर यारो 2023 में क्वेश्चन आया था। देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे हैं प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रह सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ये पद पर बने रह सकते हैं। अब यहाँ प्रधानमंत्री दिया है तो देखिए गलत हो गया। कह रहे वो संसद सदस्य के विशेष अधिकार के हकदार नहीं है। अब देखिए ये सब विशेषाधिकार तो ही है, वो भाग ले सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं, खाली मतदान नहीं कर सकते हैं, और वहां पर बैठ सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं, लोकसभा के किसी भी समिति का सदस्य हो सकते हैं वो। तो ये सब विशेषाधिकार वाले ही तो बातें हैं, आम आदमी थोड़ी जाके वहां कर लेगा कुछ। तो ये याद रखिएगा, क्या याद कर रखिएगा कि ये दोनों ही गलत है, बोथ आर रॉन्ग। आर यारो 2023 का जो पेपर रद्द हो गया था वहां का क्वेश्चन है। देखिए, हर चीजें जो भी आपको पढ़ाई जाएगी एक स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाएगी। व्यू यहाँ पर नहीं देखा जाता कि व्यू कितना आ रहा है। अभी मैं अगर सिंपल पढ़ाऊंगा तो व्यू बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन हमको व्यू नहीं लेना है। सिर्फ आपको कितने भी बच्चे 200 300 बच्चे पढ़ें, लेकिन जो भी पढ़ें एकदम ए क्वालिटी का पढ़ें, कोई भी मटेरियल पढ़ें मुझसे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हर एक चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि महान्यायवादी आ जाएगा तो ये राष्ट्रपति के पूरा ऊपर डिपेंड होगा, यही याद रख लीजिएगा बस। अब चलते हैं, यहाँ देखते हैं जो ये होता है महान्यायवादी, उसी के नीचे इसकी हेल्प करने के लिए एक होता है सॉलिसिटर जनरल। याद रखिएगा, सॉलिसिटर जनरल होता है। और इसी वो कितना होता है, देखिए महान्यायवादी एक होता है, हमारे संविधान में एक महान्यायवादी 76 के तहत, इसके बाद एक सॉलिसिटर जनरल होता है। अच्छा, अब पूछेंगे इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है, देखिए इतना काम होता है, हर विभाग में कानून से रिलेटेड काम है। चाहे आप देख लीजिए, ये शिक्षा विभाग हुआ या उद्योग विभाग हुआ या गृह विभाग हुआ, हर जगह कानून। अब कितना ये लेके अपना चलेगा, एक आदमी बंदा कितना काम करेगा। इसीलिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की गई है। याद रखिएगा, महान्याय जो अटॉर्नी जनरल है उसी के नीचे एक पोस्ट होता है सॉलिसिटर जनरल, और उसी के नीचे एक पोस्ट और होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। इनकी संख्या 4 होती है। एक ये होते हैं
ये महान्यायवादी होते हैं, ये सॉलिसिटर जनरल होते हैं, और जो जिसमें एडिशनल लग जाता है सॉलिसिटर जनरल, उनकी संख्या 4 होती है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। तो सॉलिसिटर जनरल के बारे में ये क्वेश्चन एक बार आपके पेपर में पूछा गया था, शायद कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, आईएएस 2022 का क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये मैं पढ़ रहा हूँ, आपको बताना होगा। अब देखिए, पहले मैं ये बता दे रहा हूँ, सॉलिसिटर जनरल को जो भी विशेषाधिकार महान्यायवादी को मिलता है, अटॉर्नी जनरल को मिलता है, वो सॉलिसिटर जनरल को नहीं मिलता। जैसे क्या हुआ, मोदी जी के पीछे अगर कोई एक उनका मंत्री है बहुत बड़ा, वो भी जा रहा अमेरिका और मोदी भी जा रहे हैं अमेरिका। अब क्या होगा, वहां पर क्या करेंगे, जो बाइडन, अभी मान लीजिए जो बाइडन ही है, तो जो बाइडन क्या, जो मोदी जी से बात करेंगे वही मतलब उस उनसे जो उनके पीछे कोई मंत्री हैं, भारत में कितने भी बड़े मंत्री हों, लेकिन वो उनसे साथ उतना बिहेवियर वैसा नहीं रहेगा जो मोदी जी के साथ रहेगा। वैसे ही जो चीजें अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को मिलेगा, वो सॉलिसिटर जनरल को नहीं मिलेगा, इतना ये याद रखेंगे। अब आइए 2022 में क्वेश्चन क्या आया था, मैं ये बता रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा था, अभी देखिए आप ही कर देंगे। ये पहला स्टेटमेंट करा है कि भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल दोनों की बात कहा है। सॉलिसिटर जनरल और भारत का महान्यायवादी सरकार के एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। अब देखिए, यहाँ पर किसने, इनको तो बता दिया, अभी तो हम तो इनको बताए हैं कि संसद की बैठक में ये जाके वहां पर सुन सकते हैं बातें, लेकिन हमने सॉलिसिटर जनरल की बात कहा, नहीं कहा। वो संसद में जाकर नहीं उसके अपने इनके साथ, मतलब इनके, ये तो उनके वही हुए ना, इनके बड़े वाले अधिकारी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हुए सॉलिसिटर जनरल के। तो याद रखेंगे, सॉलिसिटर जनरल नहीं जा सकता वहां संसद में बैठ के बातें सुन सकता, वो नहीं, उसके पास अधिकार नहीं है, सिर्फ महान्यायवादी के पास ही अधिकारी। ये आप देखिएगा 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आईएएस 2022 में। और दूसरा क्या स्टेटमेंट बताया था, दूसरा ये स्टेटमेंट बताया था, भारत के संविधान के अनुसार भारत का जो महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार है जिससे उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। तो ये सही है, ठीक है, तो ये एकदम सही है। आप इनका मतलब कहने का क्या है कि उसी को, जिसने नियुक्त किया था उसी को त्यागपत्र, राष्ट्रपति ने ही नियुक्त किया था, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दिए, तो बस। तो ये दूसरा वाला सही है। तो पहला वाला याद रखिएगा, जो चीजें महान्यायवादी को मिलेगा वो चीजें सॉलिसिटर जनरल को नहीं मिलेगा, जैसे विशेषाधिकार सॉलिसिटर जनरल को नहीं मिलेगा। तो ये आईएएस 2022 का क्वेश्चन है, ये समझ में आया। चलते हैं ना, अब देखिए यहाँ पर जो ये चारों दिया है, ये चारों आपका कहाँ पे आया है, आईएएस 2013 में क्वेश्चन आया है कि वह उपस्थित होने का अधिकार है, हाँ, मत देने का अधिकार है, नहीं, संसद को संबोधित करने का अधिकार है, हाँ, किसी भी समिति को भाग ये, तो ये आईएएस में आया है। तो देखिए, जैसे आईएएस को क्वेश्चन कितने आराम से आप कर दे रहे हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, यही पूछ रहे थे, हम अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं जिन्हें सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि अटॉर्नी जनरल के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उसके बाद उसके अलावा कौन सा अधिकारी होता है जो भारत सरकार उससे सलाह ले सकती है, तो वो कौन सा होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है, जिससे भारत सरकार सलाह ले सकती है। आई होप आपको समझ में आया गया होगा ये। अब देखिए, जैसे भारत का महान्यायवादी होता है उसी प्रकार भारत का महाअधिवक्ता होता है। ये क्या होता है, जैसे ही केंद्र सरकार, जैसे मोदी जी अपने आप पास क्या रखते थे, भारत का महान्यायवादी, मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मतलब समझ जाएं आप, वैसे योगी जी क्या करेंगे, एडवोकेट जनरल रखेंगे। मोदी जी किस आर्टिकल के तहत रखेंगे, आर्टिकल 76 के तहत रखेंगे, और ये योगी जी 165 के तहत रखेंगे। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना बताने का मतलब है ताकि आपको याद हो जाए। तो ये महाअधिवक्ता कहाँ रहेगा, कि एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया कहाँ रहेगा, वो एडवोकेट जनरल हर स्टेट का होता है, ये कहाँ रहेगा, ये राज्य में रहेगा। ये कौन होता है, ये याद रखेंगे, ये प्रथम विधिक सलाहकार होता है राज्य सरकार का। जैसे वो केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार था, ये राज्य सरकार का विधिक सलाहकार। आर्टिकल 165 याद रखिएगा। नियुक्त क्या है, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा इसका नियुक्त होता है।
पारिश्रमिक क्या होता है, राज्यपाल द्वारा निर्धारित होता है। यहाँ पे क्या था, पारिश्रमिक क्या था, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। यहाँ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत था। तो याद रखिएगा, नियुक्त संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। योग्यता क्या होती है, उच्च। अब देखिए यहाँ पर क्या योग्यता था, मतलब ऐसे रिलेट करके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता थी, और यहाँ पर था क्या, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता थी। ये याद रखेंगे। कार्यकाल क्या होता है, राज्यपाल के पश्चात पर्यंत ये कार्य करता है। यहाँ पर क्या था, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कार्य करता था महान्यायवादी, और महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात पर्यंत काम करता है। बस सेम टू सेम वही जो आपका आर्टिकल, सिर्फ यहाँ याद कर लीजिएगा ऊपर नीचे, और बस, और वहाँ जहाँ राज्यपाल है वहाँ राष्ट्रपति है वहाँ राज्यपाल लगा दीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 88, संविधान का आर्टिकल 88 कहता है कि इसके अंतर्गत भारत का जो महान्यायवादी को संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है, जबकि सॉलिसिटर जनरल को संसद की बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं है। वही जो मैं ऊपर बताया हूँ, ये आईएएस 2022 का क्वेश्चन था, यही मैं लिखा हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं लिखा हूँ। अब देखिए यहाँ तो हो गया। अब देखिए तो इसमें सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, महाधिवक्ता के बारे में 165 नंबर आर्टिकल याद रखिएगा, और यहाँ 76 नंबर याद रखिएगा। बस चलते हैं हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या करा है। अब किसके बारे में देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के बारे में हम देखते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये 148 होता है, याद रखेंगे कौन सा आर्टिकल होता है, 148 नंबर का आर्टिकल होता है। यहाँ पे क्या करा है, देखिए राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा नियुक्त की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। रिपोर्ट सौंपता है किसको, देखिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है केंद्र के लेखों की। यहाँ राज्यपाल को, देखिए इसका दोनों काम होता है। अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, महाधिवक्ता राज्य में काम करता है, महान्यायवादी क्या करता है, केंद्र में काम करता है। लेकिन ये दोनों जगह काम करता है, राज्य में भी और केंद्र में भी। ये राष्ट्रपति को अपना केंद्र में राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपेगा, यहाँ राज्यपाल को राज्य के लेखों की रिपोर्ट कहाँ पर सौंपेगा, राज्यपाल को, और यहाँ राज्य केंद्र के लेखों की रिपोर्ट केंद्र ये राष्ट्रपति को सौंपेगा। ये याद रखें। वेतन क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसका वेतन होता है। जितना वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का होता है उतना ही वेतन इनका होता है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए इनका कार्यकाल बहुत बार पूछा गया था कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इनका कार्यकाल 1993 में यूपीपीसीएस में आया है, और अभी एमपीपीसीएस में भी बता दे रहा हूँ, एमपीपीसीएस 2023 में क्वेश्चन आया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, अगर इनकी एज हो जा रही है 65 वर्ष तब भी रिटायर हो जाएंगे ये। अब देखिए इनका कार्य क्या होता है, केंद्र सरकार के लिए केवल लेखा परीक्षक का कार्य होता है, और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षक दोनों का कार्य करते हैं राज्य सरकारों के लिए। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, लेखांकन और लेखा परीक्षक दोनों का काम, और केंद्र सरकार के लिए सिर्फ लेखा परीक्षक का कार्य करते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, विनियोग लेखाओं पर, वित्त लेखाओं पर, और सरकारी उपकरणों पर जो भी रिपोर्ट आती है उसको प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति को। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक देखिए ये हो, आंख और कान कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, किसको पूछ सकते हैं, किसको आंख और कान कहा जाता है, तो किसको आंख और कान कहा जाता है, नियंत्रक कैग को आंख और कान। सेवानिवृत्ति के बाद एक बात याद रखिएगा, भारत सरकार के किसी भी राज्य सरकार के अधीन, भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद पर ये पात्र नहीं हो सकते हैं, ये भी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, किसी और, ये नहीं कि यहाँ पर कैग में काम किए इसके बाद। अब देखिए यहाँ राज्य और भारत सरकार क्यों दिया गया है, क्योंकि ये राज्य में भी तो काम कर रहे हैं और ये केंद्र में भी काम कर रहे हैं, इसीलिए कहीं न राज्य में न केंद्र में कहीं भी ये नहीं, सरकार इनको वैसे ही पैसा देगी जितना ये कहीं काम करेंगे, उससे ज़्यादा पैसा सरकार दे देती है कि आप और कहीं काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत वैसा काम होता है। अगर करेंगे तो पहले जो इनका एक्सपीरियंस था वो बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो वो क्या करते हैं वहाँ पर, अब जो प्राइवेट मान लीजिए प्राइवेट हायर कर लिए गए रिटायर होने के बाद, तो वो थोड़ा सा दस्तावेज का प्रॉब्लम होता है, कहीं दस्तावेज वो सब या कार्य करने के ढंग शैली ये सब
लीक ना करें, तो इसलिए बंद कर दिया जाता है इनका सब कुछ। तो किसी और पद के लिए पात्र नहीं होते हैं, ये याद रखेंगे। अब कथन क्या है? नियंत्रक, ये कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। कह रहे हैं कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। तो भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन सा होता है? यही होता है। अब देखिए इसका प्रतिवेदन के बीच में संघ लेखाओं के संबंधित राष्ट्रपति के समक्ष ये प्रस्तुत करता है, उसको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है ये, ठीक है। तो याद रखिए जो राष्ट्रपति होता है पहले ही कौन करता है? जो कैग होता है ये राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति क्या करता है? जो संसद होता है उसके प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। ये देखिए यही लेखा किया गया है। किसी राज्य के लेखों संबंधी राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, और राज्यपाल क्या करता है? राज्य के विधानमंडल के समक्ष इसको प्रस्तुत करता है। तो जैसे वो केंद्र में होता है वैसे राज्य में होता है, सेम टू सेम। अब देखिए यहाँ पर भारत के नियंत्रक और महालेखा जो कैग होते हैं वो लेखा परीक्षक प्रतिवेदन की रिपोर्ट जांच करती है लोक लेखा समिति की। किसकी रिपोर्ट जांच करती है? लोक लेखा समिति की। भारत के महालेखा परीक्षक कैग को पद से हटाया जा सकता है। किस रीति से? जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी ने ये ऐसा मत करिएगा कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना कार्य नहीं, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा वैसे ही। तो अभी हमने 3 चीजें पढ़ा। महान्यायवादी जो पढ़ा था किसके प्रसाद पर्यंत कार्य कर देंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और आपका महान्यायवादी पढ़े थे, महाधिवक्ता जो पढ़े थे दूसरे नंबर पे वो राज्य वाला, वो भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। और यहाँ जो पढ़ेंगे भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये किसके प्रसाद पर्यंत? ये किसी के प्रयास पसंद नहीं होते। इनको हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसके जैसे वो हटाया जाता है जिस प्रोसेस से, उसी प्रोसेस से इनको भी हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये नहीं कि राष्ट्रपति हटाएंगे इनको या प्रधानमंत्री हटाएंगे। तो ये सोच सकते हैं कितना बड़ा पावर, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ये कहे हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। ऐसा जब महत्वपूर्ण किसी को बता दिया जाएगा तो ऐसा नहीं कि उसको घर से भगा दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। जो महत्वपूर्ण होगा वो महत्वपूर्ण ही रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक वाइक कर दिया करिए, क्योंकि ये सब लिखने में हमको थोड़ा सा टाइम लगता है। लिखता हूँ फिर आपके लिए लाता हूँ। अभी आपका ये सीसेट भी लाना है। सीसेट में हम आपको मैथ भी करवा देंगे और आपका रीजनिंग, हिंदी, 3 चीज़ें हम करवाएंगे, ठीक है। तो और जो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर होता है वो भी कुछ वो करवा दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। 10 वीडियो करवाए हैं, वहां से काफी कुछ आपको मिल जाएगा सीखने को। संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार यदि भारत के उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 65 के अधीन किसी कारणवश राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों को निर्वहन करना पड़ता है तो इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे। बाई चांस है द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया, कह रही हैं कि हम 1 महीने काम नहीं करेंगे, तो वो उस समय तब कौन काम करेगा? जयदीप धनखड़ जी काम करेंगे, उपराष्ट्रपति काम करेंगे। लेकिन ये भी याद रखेंगे जब वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम करेंगे तो जो उनका उपराष्ट्रपति वाला पद है वो उस पर फिर उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं काम करेंगे, ये याद रखें। तब वो सभापति नहीं रहेंगे। क्या? सभापति नहीं रहेंगे। ये नहीं कि राष्ट्रपति हैं अब जाके वहां सभापति बैठ जाएं वहां बन के और जितने लोग बोल रहे हैं वो बोले, ऐसा नहीं। राष्ट्रपति की एक गरिमा होती है, याद रखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति अब राष्ट्रपति बन गए और जाके वहां पर सब नेता चिल्ला रहे हैं, ऐसे अनपढ़ नेता हैं वहां पर जाते हैं और अनपढ़ नेता चिल्ला रहे हैं, फिर ये यहाँ पर राष्ट्रपति सुन रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? वो उपराष्ट्रपति जो है, मतलब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे तो वहां पर जो बैठा जाता है मेन सीट पर ऊपर, वहां पर वो नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, ये याद रखेंगे। नियंत्रक और लेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होगी? संसद की होगी। जैसे कोई कुछ गलत हुआ, कुछ चीजें हुआ तो उस पर टीका टिप्पणी कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, कैग की रिपोर्ट पर। कैग नियुक्त किया जाता है 148 के तहत
कै के कर्तव्यों और शक्तियां हैं अनुच्छेद 149 के तहत। संघ के खातों और प्रपत्र संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप अनुच्छेद 150 के तहत। अब देखिए यहाँ पर कैग की ऑडिट रिपोर्ट अनुच्छेद 151 के तहत ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये चारों क्वेश्चन ये चारों मिलाने को आया था। तो कैग की नियुक्त 148 याद रखिएगा, एक बार मिटा देते हैं, पूरा देखते हैं। कैग की नियुक्त 148 देखिएगा, कैग की कर्तव्य और शक्ति 149 देखिएगा, खातों के संबंध में जो प्रारूप 150 देखिएगा, कैग की ऑडिट रिपोर्ट 151 देखिएगा। 1976 में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया 1976 के। अब देखिए क्या हुआ था 1976 में। 1976 में क्या किया गया था, अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया। जो अकाउंटिंग होता था उसको ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया। यूपीपी से 2019 का क्वेश्चन है। तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित कर दिया गया। ये 1976 में हुआ। ऐसा कब हुआ, 1976 में अकाउंटिंग को अलग कर दिया गया। अब सिर्फ लेखा ही करता है, लेखा परीक्षक का ही काम है, इसलिए इसका नाम लेखा परीक्षक है। यहाँ पर दिखाई देगा ये महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो फिर लेखा का ही काम करता है, अकाउंटिंग का कार्य अब नहीं करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बस इतना ही आज था। सिर्फ इस 40 मिनट के वीडियो में आपको 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म आपको मिलने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते, यहाँ पर मैंने बताया था वेतन भत्ते की नहीं, हाँ वेतन भत्ते, ये क्वेश्चन आया है 2022 में कि जो वेतन भत्ते होता है, एमपीपीसीएस में आया था। वेतन भत्ते और सेवा शर्तें कहाँ पर ये लिखा गया है, तो कहाँ पर इनका वेतन भत्ते की बात किया जाता है, तो याद रखिएगा इनके वेतन भत्ते आर्टिकल 143 में किया। अगर आर्टिकल पूछे तो 143 3 में क्लॉज 3 148 क्लॉज 3 के अनुसार महानियंत्रक के वेतन भत्ते और सेवा की बातें की जाती है। ठीक है, लेकिन अगर अनुसूची पूछे, किस अनुसूची में, शेड्यूल पूछे कि इनका जो वेतन भत्ता है किस शेड्यूल में होता है, तो याद रखिएगा द्वितीय अनुसूची में, याद रखिएगा सेकेंड अनुसूची में। क्योंकि सेकेंड अनुसूची क्या होता है, भत्ते से रिलेटेड है ना, और तीसरा अनुसूची क्या है, शपथ से। हम ऐसे याद करवाएं, 3 अक्षर शपथ में होता है तो 3 से ये याद रखिएगा, और भत्ते में 2 अक्षर होता है, आधाता हटा दीजिए तो ये अनुसूची 2 में इनके वेतन भत्ते की बात की गई है। किसके, कैग के वेतन भत्ते की, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आर्टिकल देखा जाए तो 148 क्लॉज 3। ठीक है, ये याद रखेंगे क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था एमपीपीसीएस 2022 में, अभी रिसेंट में आया था। ठीक है, अगर ये पूछे सॉलिसिटर, भारत का एक सॉलिसिटर होता है तो क्या होता है, ये सलाहकार होता है, न्यायिक सलाहकार। बस इतना ही याद रखिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं जितना मैं आज पढ़ा दिया हूँ आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्योंकि ये देखिए ये प्रॉपर सीरीज नहीं आ पा रही है, जो ये वाली सीरीज है। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा लिखने में समय लगे, क्योंकि इस समय थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक हो चुका है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट का देना है अभी, क्योंकि बहुत सा टाइम है। तो देखते हैं हम किस प्रकार से करवाते हैं आगे चल के इसको। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।